नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डीप पोएम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल। यकीन मानिए, ये कविता आपको कल्पना, हकीकत और नेचर की खूबसूरती की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो इस पूरी कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले पोएट जॉन कीट्स के बारे में जानेंगे, फिर स्टैंजा बाय स्टैंजा कविता का एनालिसिस करेंगे और आखिर में इसके मेन थीम्स और कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएट जॉन कीट्स। देखिए, किसी भी कविता की आत्मा तक पहुंचने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसे लिखने वाला कौन था, उसके हालात क्या थे। तो आखिर कौन थे जॉन कीट्स? तो ये है जॉन कीट्स, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के सबसे ब्रिलियंट पोएट्स में से एक। तो कीट्स के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स की यंग जनरेशन के सबसे बड़े नामों में से एक थे। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक सर्जन बनने की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन पोएट्री के लिए अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया। और दुख की बात यह है कि उनका पोएटिक करियर सिर्फ 4 साल ही चला, लेकिन इन 4 सालों में ही उन्होंने कमाल का काम किया। उनकी पोएट्री की सबसे बड़ी खासियत है ब्यूटी, यानी सुंदरता। वो मानते थे कि सुंदरता ही सबसे बड़ा सच है, और वो अपने शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते थे जो आप महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सेंशुअस इमेजेस कहते हैं। चलिए अब कविता में एंटर करते हैं। स्टैंजा 1, अ ड्राउजी नम्बनेस। देखते हैं कि जब कीट्स उस नाइटिंगेल यानी बुलबुल का गाना सुनते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ओके, तो पहला स्टैंजा है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। तो यहाँ कीट्स कह रहे हैं कि मेरा दिल दर्द कर रहा है और एक अजीब सी बेहोशी, एक नमनेस मेरे सेंसेस को दर्द दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक नाम का जहर पी लिया हो या कोई नशीली दवा पीकर लेथी नदी में डूब गया हूं। लेकिन फिर वो कहते हैं, टिज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। यानी ये दर्द तुम्हें देखकर जलने से नहीं हो रहा, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में इतना ज्यादा खुश हूं कि वो खुशी ही अब एक दर्द जैसी महसूस हो रही है। और वो बुलबुल को एक लाइट विंग ड्रायड कहते हैं, मतलब पेड़ों पर रहने वाली एक परी जो इन सम मेलोडियस प्लॉट सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, मतलब जो पेड़ों के बीच पूरी मस्ती में गर्मियों का गीत गा रही है। अब पिछले स्टैंजा में एक शब्द आया था, लेथे। ये क्या है? देखिए, ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से लेथे एक ऐसी नदी है जिसका पानी पीने से मरने के बाद लोग धरती पर अपनी सारी यादें, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब कीट्स इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में ये कह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी की तकलीफों को, अपने दर्द को भूल जाना चाहते हैं। और एक और शब्द था, ड्रायड। कहानियों में ड्रायड एक तरह की परी या वन देवी होती है जो पेड़ों में रहती हैं। तो कीट्स बुलबुल को एक आम पक्षी की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए वो नेचर की एक मैजिकल स्पिरिट है, एक जादुई आवाज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंजाज 2 एंड 3, एस्केपिंग रियलिटी। इन स्टैंजाज में कीट्स की जो दुनिया से भाग जाने की इच्छा है वो और भी ज्यादा खुलकर सामने आती है। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। इस स्टैंजा में कीट्स एक खास तरह की शराब, एक विंटेज वाइन की इच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि काश मुझे ऐसी शराब मिल जाए। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांसिंग एंड प्रोवेंसल सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मर्थ, यानी जिसमें फूलों का, हरियाली का स्वाद हो, नाच गाने और खुशियों का एहसास हो। That I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim. वो ये शराब इसलिए पीना चाहते हैं ताकि वो इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे साथ यानी बुलबुल के साथ उस घने जंगल में कहीं गुम हो जाए। अब पिछले स्टैंजा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, हिपोक्रीन। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिपोक्रीन कोई असली शराब का ब्रांड नहीं है। ग्रीक मिथोलॉजी में ये एक ऐसा पवित्र झरना था जिसका पानी पीने से कवियों को इंस्पिरेशन मिलती थी। तो जब कीट्स हिपोक्रीन मांग रहे हैं तो वो असल में पोएटिक पावर मांग रहे हैं। वो कल्पना की वो शक्ति मांग रहे हैं जो उन्हें इस दर्द भरी हकीकत से दूर ले जा सके। अब अगली स्टैंजा में कीट्स बिल्कुल साफ बताते हैं कि वो आखिर भागना किस चीज से चाहते हैं। Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves has never known. वो कहते हैं कि मैं दूर चला जाना चाहता हूँ, गायब हो जाना चाहता हूँ और वो सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ जो तुमने यानी बुलबुल ने कभी नहीं जाना। और वो क्या चीजें हैं? The weariness, the fever and the fret. Here, where men sit and hear each other groan.
इंसानी दुनिया की थकान, बीमारी और चिंता, जहां इंसान बस बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द कराहना ही सुनते हैं, जहां बुढ़ापा है, जहां जवानी भी मुरझाकर मर जाती है, जहां सोचने का मतलब ही दुखी होना है, और जहां ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, मतलब खूबसूरती भी हमेशा के लिए नहीं रहती। तो बेसिकली ये है वो लिस्ट इंसान की तकलीफ़ों की, थकान, बीमारी और टेंशन, लोगों का दुख दर्द, बुढ़ापा और जवानी में ही मौत हो जाना, हर तरफ दुख और निराशा, और ये सच्चाई कि खूबसूरती हो या प्यार, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। ये है इंसानी दुनिया की हकीकत, जिससे बुलबुल का गाना कीट्स को एक टेम्पररी एस्केप देता है। चलिए अब स्टैंजा 4 पर आते हैं, द इमॉर्टल सॉन्ग। यहाँ कीट्स एक बहुत ही कमाल के आइडिया के बारे में सोचते हैं, और वो है उस बुलबुल के गीत का अमर होना, उसकी इमॉर्टैलिटी। Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. कीट्स कहते हैं कि अरे अमर पक्षी, तुम मरने के लिए नहीं बने हो। इंसानों की पीढ़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे गीत को कोई खत्म नहीं कर सकता। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. ये जो आवाज मैं आज सुन रहा हूँ, यही आवाज सदियों पहले किसी राजा ने भी सुनी होगी और किसी जोकर ने भी। शायद यही वो गाना है जो बाइबल की रूथ के दुखी दिल तक पहुंचा होगा जब वो अपने घर से दूर उदास खड़ी थी। और शायद यही वो गाना है जिसने charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn, मतलब परियों की कहानियों में जादुई खिड़कियों को खतरनाक समुद्रों की तरफ खोला हो। अब ये रूथ का रेफरेंस बहुत ब्यूटीफुल है। रूथ बाइबल में एक कैरेक्टर है जो अपने लोगों को छोड़कर एक अनजान देश में चली जाती है, जहां वो बहुत अकेली और दुखी महसूस करती है। कीट्स ये इमेजिन कर रहे हैं कि शायद सदियों पहले इसी गाने ने रूथ को उसके दुख में सहारा दिया होगा। ये दिखाता है कि ये जो आर्ट है, ये जो नेचर का म्यूजिक है, ये टाइम से परे है, ये टाइमलेस। लेकिन कल्पना का ये खूबसूरत सफ़र हमेशा नहीं चल सकता। रियलिटी आपको वापस खींच ही लेती है। तो चलिए देखते हैं कि कवि का ये सपना कैसे टूटता है। स्टैंजा 5, अ वेकिंग ड्रीम। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul's self. Forlorn यानी अकेला, वीरान। कीट्स कहते हैं कि ये शब्द ही एक घंटी की तरह है जो मुझे तुम्हारी दुनिया से खींचकर वापस मेरी अपनी अकेली दुनिया में ले आया है। Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. अलविदा, कल्पना यानी इमेजिनेशन उतना भी अच्छा धोखा नहीं दे सकती। और फिर वो उस बुलबुल को अलविदा कहते हैं जिसका गाना अब धीरे धीरे दूर जा रहा है। Past the near meadows, over the still stream, up the hillside. और आखिर में कीट्स खुद से सवाल पूछते हैं, Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? क्या ये सब सच था या कोई सपना? वो गाना तो जा चुका है, पर मैं जागा हुआ हूँ या सो रहा हूँ? तो इस पूरी कविता के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इसके की थीम्स और कंक्लूजन क्या है? चलिए इसे समराइज करते हैं। कविता का अंत इन सवालों पर होता है। Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? ये जो सवाल हैं, यही इस कविता की जान है। कीट्स हमें एक कन्फ्यूजन में छोड़ जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि जो उन्होंने महसूस किया वो सच था या बस उनकी कल्पना थी। और यही सवाल है कि इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? तो अगर हम इस कविता के कोर थीम्स को देखें तो वो ये हैं। सबसे पहला, हकीकत का दर्द और कल्पना की खूबसूरती के बीच का संघर्ष। दूसरा, ये कि इंसानी जिंदगी, खूबसूरती और प्यार सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तीसरा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, नेचर और आर्ट, जैसे उस बुलबुल का गीत इमॉर्टल हैं, वो हमेशा रहते हैं। और चौथा थीम है इमेजिनेशन की पावर और उसकी लिमिट्स। कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन आखिर में आपको हकीकत में लौटना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ओड टू अ नाइटिंगेल सिर्फ एक कविता नहीं है, ये जिंदगी, मौत, दुख, खूबसूरती और आर्ट के पावर पर एक बहुत गहरा रिफ्लेक्शन है। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।